इस वीडियो में हम पता करेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के आसपास किसी भी एक पॉइंट में बने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इससे पहले हमने बात किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कोएक्सियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है। साथ ही साथ हमने ये भी पता किया था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ऑब्वियसली बनता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है। लेकिन इस बार इस वीडियो में हम ये पता लगाएंगे कि पॉइंट चाहे कहीं भी हो, पॉइंट कोएक्सियल लाइन में भी ना हो, पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन में भी ना हो, किसी और जगह पे हो, कहीं भी आर्बिट्ररी पॉइंट में हो, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे पता करते हैं। तो ये है वो डाइपोल, एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, आर्बिट्ररी पॉइंट, जहां पर कि हम पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये रहा वो पॉइंट। अब उस पॉइंट को हम इस डाइपोल के सेंटर से मिला लेते हैं और कुछ डायमेंशंस हैं वो लिख लेते हैं, जैसे कि ये जो चार्ज है ये है नेगेटिव क्यू चार्ज और ये चार्ज जो है दूसरा वाला ये है पॉजिटिव क्यू चार्ज। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस पॉइंट का इसके सेंटर से, तो ये सेंटर O है, सो O से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है ये है R। अब देखिए यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने से पहले देखिए, ना तो ये पॉइंट इस डाइपोल के कोएक्सियल लाइन में है और ना ही इक्वेटोरियल प्लेन में है, लेकिन हमें यह पता है कि एक डाइपोल के कोएक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और इक्वेटोरियल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट P अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कोएक्सियल लाइन में हो, और ये P पॉइंट कैसा पॉइंट है, ये इस डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस दूर अगर हो, तो हम कहते हैं कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड होता है इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम एप्सिलॉन नॉट कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब हम मान रहे हैं बीच में जो मीडियम है ये एयर या वैक्यूम है। वैसे अगर कोई दूसरा मीडियम होता तो हमें उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी यहां पर अपेंड करना होता, इंसर्ट करना होता, या फिर उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी हम एप्सिलॉन नॉट के जगह इंसर्ट करते। जो भी हो वो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये। लेकिन जब ये जो डाइपोल लेंथ है, ये डाइपोल लेंथ अगर इस पॉइंट के डिस्टेंस से, इस पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा हो, अर्थात डाइपोल लेंथ बहुत छोटा हो, इसका मतलब है कि डाइपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल, डाइपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल। तो इस तरह के केसेस हमें कहां दिखता है, मॉलिक्यूलर डाइपोल में दिखता है। सो उन सारे केसेस के लिए ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाता है इस एक्सप्रेशन में। उसी तरह से अगर कोई पॉइंट, मान ले ये वो पॉइंट किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन में है, कुछ ऐसा कि इसके सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है R, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो कुछ इतना होता है। लेकिन उसी तरह से अगर हम ये माने कि जो A है, अर्थात जो डाइपोल लेंथ का आधा है, वो अगर R के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा हो, अर्थात हम ये मान रहे हैं डाइपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल यहां पर भी, तो उस केस में जो ये एक्सप्रेशन है ये रिड्यूस हो जाता है इस एक्सप्रेशन में। हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में कि एक डाइपोल के आसपास किसी भी एक पॉइंट में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, उस सिचुएशन में हम इस डाइपोल को इसके दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर लेंगे। वैसे देखिए डाइपोल को उसके कंपोनेंट में स्प्लिट नहीं किया जा सकता क्योंकि डाइपोल इटसेल्फ इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। पर अगर आप ध्यान से देखें कि जब हम एक्सप्रेशन पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब ये कोएक्सियल लाइन में हो या फिर इक्वेटोरियल प्लेन में हो, दोनों ही केस में जो इक्वेशन बनता है उसमें डाइपोल मोमेंट अपीयर करता है। यहां पर P क्या है, यहां पर ये P डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। यहां भी देखें P अपीयर कर रहा है और यहां भी P अपीयर कर रहा है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट का एक फंक्शन होता है। तो अगर मान ले कि इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट इसका जो है ये है P। तो अगर हम इस डाइपोल मोमेंट को इसके दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर ले, कुछ ऐसा कि दो डाइपोल से बना हुआ है ये डाइपोल,
एक डाइपोल ऐसा, दूसरा डाइपोल ऐसा। कहने का मतलब यह है कि ये जो एक डाइपोल है और ये जो एक डाइपोल है, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट का वेक्टर एडिशन होगा ओरिजिनल डाइपोल का डाइपोल मोमेंट। तब हम ये कह सकते हैं कि इससे जो असर होगा, इस डाइपोल से इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उन दोनों का जो मिला जुला असर होगा वही होगा इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट में बने इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो डाइपोल मोमेंट है ये इन दोनों के डाइपोल मोमेंट का वेक्टर एडिशन है। अब देखें, ये जो डाइपोल आपको दिख रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? कि अगर ये एंगल अगर थीटा हुआ, आप ध्यान से देखें, ये जो डाइपोल मोमेंट है ये P है, तो फिर ये जो डाइपोल मोमेंट होगा, ये वाला डाइपोल मोमेंट, ये होगा P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, और ये वाला जो डाइपोल मोमेंट होगा, ये डाइपोल मोमेंट होगा P इंटू साइन ऑफ थीटा। अब यहां पर देखें, ये जो डाइपोल है जिसका कि डाइपोल मोमेंट P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा है, इस डाइपोल के कोएक्सियल लाइन में ये पॉइंट है और इसके सेंटर से कितना दूर है? r डिस्टेंस दूर है। देखिए यहां ये सेंटर है, इस सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है r। सो एक डाइपोल जिसका कि डाइपोल मोमेंट P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा है, वो डाइपोल ये है, उसके कोएक्सियल लाइन में अगर कोई पॉइंट रहे r डिस्टेंस दूर, तो हम इसी इक्वेशन से उसे डिराइव कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। कोएक्सियल लाइन में डायरेक्शन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। और इक्वेटोरियल प्लेन में डायरेक्शन क्या होता है? इक्वेटोरियल प्लेन में डायरेक्शन होता है जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन चलिए हम पता लगा सकते हैं। वैसे इस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस P पॉइंट में, उसका डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि ये तो उसके कोएक्सियल लाइन में एग्जिस्ट कर रहा, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है वो है E1, चलिए मान लेते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड हम पता करेंगे। साथ ही साथ देखें, ये जो दूसरा डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है P इंटू साइन ऑफ थीटा, इसके इक्वेटोरियल प्लेन में है ये पॉइंट, जिसमें कि हम पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा इस डाइपोल के सेंटर से? वही r, यहां वो सेंटर और ये पॉइंट r डिस्टेंस दूर। सो अब हम ये वाला इक्वेशन यूज करते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस डाइपोल वो कितना होगा। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। देखिए अब डाइपोल ये इसका नेगेटिव चार्ज, ये इसका पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है ये नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, और इक्वेटोरियल प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मान लिया ये है E2। तो उस मेन डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन होगा, कुछ ऐसा इसका वेक्टर एडिशन होगा। सो ये E ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। ये जो ओरिजिनल डाइपोल है जिसके कारण हम इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो। तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले E1 पता करेंगे, फिर E2 पता करेंगे, और दोनों का वेक्टर एडिशन से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। यहां पर देखें E1 और E2 एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल में होगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है ये हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले E1 पता करेंगे, फिर हम E2 पता करेंगे। E1 किसके कारण हो रहा? E1 इस डाइपोल के कारण हो रहा है जिसका कि डाइपोल मोमेंट है P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, और जिसके कोएक्सियल लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है ये पॉइंट, कितना दूर? r डिस्टेंस दूर। तो इस फॉर्मूले से हम E1 पता कर सकते हैं। तो E1 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हम कह सकते हैं कि E1
का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम मान रहे हैं कि ये जो मीडियम है एयर या वैक्यूम है, इनटू 2 इंटू डाइपोल मोमेंट, 2 इंटू डाइपोल मोमेंट। यहां देखें, अब यहां पर डाइपोल मोमेंट कितना है, डाइपोल मोमेंट है P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, सो 2 इंटू P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय R क्यूब्ड, अर्थात उस पॉइंट का डिस्टेंस इसके सेंटर से उसका क्यूब्ड, सो ये R क्यूब्ड। अब देखें, ये जो E2 होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू दिस डाइपोल, जिसका कि डाइपोल मोमेंट है P इंटू साइन ऑफ थीटा, उसे हम पता करेंगे इस इक्वेशन से। सो उस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि E2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कितना है, डाइपोल मोमेंट है P इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, अब भी वही R, सो R क्यूब्ड। इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा, उस वेक्टर एडिशन से हम पता करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, और डायरेक्शन भी हम आगे पता करेंगे। फिलहाल तो पहले पता लगा लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। यहां पर देखें, हमारे पास दो फॉर्मूले थे। यहां पर अगर आप कोएक्सियल लाइन की बात करें तो यहां पर एक फॉर्मूला था, और ये एक स्पेशल केस था कि जब ए आर से बहुत छोटा हो, अर्थात डाइपोल लेंथ बहुत छोटा हो, तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाता है कुछ ऐसे। हमने इक्वेशन यूज किया ये वाला, हमने इसे यूज नहीं किया। इसके पीछे कारण यह है कि अगर आप देखिए, जब हम वेक्टर ऑपरेशन करेंगे, हम इसमें और इसमें अगर ऑपरेशन करते हैं तो देखिए डिनोमिनेटर को ये आर स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड होल स्क्वायर्ड है, और यहां पर आर स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड होल टू द पावर 3/2 है। तो हम यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर करें तो मुश्किल हो जाएगी, फिर यहां पर इसे ऑपरेट करना इन दोनों को मुश्किल होगा। लेकिन इन दोनों को ऑपरेट करना बड़ा आसान है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हम जो अभी इक्वेशन पता कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये एनी पॉइंट कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके लिए कि आर, अर्थात उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस, ये डाइपोल लेंथ से काफी ज्यादा हो। क्योंकि हम ये वाला स्पेशल केस कंसीडर कर रहे हैं, ए बहुत ज्यादा है आर से, इसीलिए हम इन इक्वेशंस को यूज कर रहे हैं। तो इस स्पेशल केस में जब ए आर से काफी ज्यादा है, अर्थात डाइपोल लेंथ बहुत छोटा है, इस सिचुएशन में हम कहेंगे एनी पॉइंट कुछ ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए आर, अर्थात ये पॉइंट सेंटर से काफी ज्यादा दूर होगा विथ रेस्पेक्ट टू द डाइपोल लेंथ। तो ये ध्यान में रखना है कि जो एनी पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर रहे हैं, वो एनी पॉइंट डाइपोल के बहुत आसपास नहीं होगा, इतना क्लोज नहीं होगा, ये डाइपोल से काफी दूर होगा विथ रेस्पेक्ट टू डाइपोल लेंथ। अब अगर इन दोनों का वेक्टर एडिशन आप करते हैं, E1 और E2 के वेक्टर एडिशन से आपको मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। जब दोनों के बीच, इसके बीच और इसके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो, तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस केस में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसका स्क्वायर ये बराबर होगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। पाइथागोरियन थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ये एक वेक्टर हुआ और ये एक वेक्टर हुआ 90 डिग्री एंगल में, तो आप इस वेक्टर को अगर यहां शिफ्ट करके लाते हैं, ये कुछ ऐसा बनेगा, और जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। सो यहां ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो फिर ये अगर परपेंडिकुलर है, ये अगर बेस है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। ये हाइपोटेन्यूज किसका लेंथ बता रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ बता रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ जो कि हाइपोटेन्यूज है, हमें पता है पाइथागोरियन थ्योरम से कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड प्लस बेस स्क्वायर्ड। यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और बेस क्या है, ये दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और हाइपोटेन्यूज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह से हम पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, E1 को स्क्वायर करना है और E2 को स्क्वायर करना है, फिर इन दोनों को जोड़ देना है। तो E1 स्क्वायर्ड, यहां से देखिए E1 स्क्वायर्ड, सो इस टर्म का स्क्वायर्ड, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय R क्यूब्ड, इसका स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर्ड, अर्थात इस टर्म का स्क्वायर, सो 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू पी इंटू साइन ऑफ थीटा ओवर आर क्यूब्ड। अब इसका स्क्वायर, और इस इक्वेशन से देखें हम कह सकते हैं ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म। तो स्क्वायर रूट को हम इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि ये है E1 स्क्वायर्ड प्लस E2 स्क्वायर्ड, इसका स्क्वायर रूट अर्थात ये होल टू द पावर हाफ। सो यहां भी हम वही करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा इस पूरे एक्सप्रेशन का टू द पावर हाफ। अब आगे बढ़ते हैं, ये हम इस टर्म से और इस टर्म से कुछ कॉमन आउट कर सकते हैं, वो है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, और ये P ओवर आर क्यूब्ड ये दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस पूरे टर्म को अगर हम कॉमन आउट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हम कॉमन आउट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P ओवर आर क्यूब्ड को। तो ये तो दोनों ही टर्म में जो है ये स्क्वायर्ड है, ये जो एक्सप्रेशन है ये इंटू ये तो स्क्वायर्ड है। तो जब हम इसे कॉमन आउट करेंगे तो इसके स्क्वायर को हम कॉमन आउट करेंगे तो इसका स्क्वायर हो गया कॉमन आउट, और ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ रहेगा फर्स्ट एक्सप्रेशन से देखे यहां पर P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा से P तो कॉमन आउट हो गया है, सो 2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, सो 2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा इसका होल स्क्वायर्ड, प्लस इस दूसरे एक्सप्रेशन से देखे P इंटू साइन ऑफ थीटा से तो P कॉमन आउट हो गया है तो साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर्ड, सो साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर्ड। इसे हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि यह है 4 इंटू कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा और यह है साइन स्क्वायर्ड थीटा। सो इस पूरे एक्सप्रेशन का टू द पावर हाफ। अब इससे आगे देखें, हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे कि इस टर्म को देखें, ये जो टर्म है इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अगर हम इस टर्म को बाहर ले जाना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो यही टर्म बन जाएगा। सो इसे जब हम इस थर्ड ब्रैकेट से बाहर ले जाएंगे सो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P ओवर आर क्यूब्ड। सो ये टर्म यहां पर देखें, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो यही टर्म बनेगा। सो अब ब्रैकेट के अंदर रहेगा ये जो एक्सप्रेशन बचा हुआ है, ये एक्सप्रेशन क्या है, 2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर्ड, दैट मीन ये है 4 इंटू कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर्ड थीटा होल टू द पावर हाफ। इससे आगे हम इसे कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अर्थात डाइपोल मोमेंट, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय आर क्यूब्ड। अब देखिए यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का ये जो टर्म है 4 इंटू कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा, इसे हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि यह है 3 इंटू कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा। यहां पर ये जो कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा है प्लस साइन स्क्वायर्ड थीटा ये मिलकर बन जाएगा 1। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा 3 इंटू कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस 1। सो 3 इंटू कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस 1, 3 इंटू कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस 1 होल टू द पावर हाफ, अर्थात इसका स्क्वायर रूट। तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उस डाइपोल के कारण किसी एक पॉइंट में जो कि r डिस्टेंस दूर है, और वो पॉइंट कुछ ऐसा है कि वो इस डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इस डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और ये पॉइंट r डिस्टेंस दूर है। तो यहां जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इतना। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस एक्सप्रेशन से गाइडेड। अब क्या करते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, अब डायरेक्शन भी पता करना होगा। डायरेक्शन हम या तो E1 या E2 के रेस्पेक्ट में पता करते हैं। चलिए अगर हम E2 के रेस्पेक्ट में पता करते हैं डायरेक्शन, तो हमें कंसीडर करना होगा ये वाला एंगल। सो यहां पर ये जो एंगल दिख रहा है, इस एंगल को हमने नाम दिया अल्फा। सो अगर हम अल्फा पता कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं E2 के रेस्पेक्ट में ये जो डायरेक्शन है E का वो कितना होगा। सो E2 के रेस्पेक्ट में ये जो डायरेक्शन है ये हम पता करेंगे। तो इसे अगर हम अल्फा कहते हैं इस एंगल को, तो हम कह सकते हैं टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू E1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय E2 का मैग्नीट्यूड।
यहां अगर हम फिर से ड्रॉ करते हैं E1 और E2 कुछ ऐसा है, ये E1 है और ये E2 है और ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो अगर हम इस एंगल को अल्फा कहते हैं, ये वाला एंगल अगर अल्फा है, ये अगर है E1 और ये अगर है E2, तो इस E1 को अगर हम यहां पर शिफ्ट करके लाते हैं तो ये बन गया E1। तो फिर इस राइट ट्राइंगल में देखिए यहां पर राइट एंगल बन रहा है, तो हम इस राइट ट्राइंगल से कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय E2। ये दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, सो E1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय E2 का मैग्नीट्यूड। टेंजेंट ऑफ अल्फा इस ट्राइंगल में देखें इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो हम यहां से कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू E1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय E2 का मैग्नीट्यूड। तो चलिए पता लगा लेते हैं ये कितना होगा। सो ये बराबर हो जाएगा किसके, देखें E1 का मैग्नीट्यूड। सो E1 का मैग्नीट्यूड हमने पता लगाया था, E1 का मैग्नीट्यूड है कुछ इतना। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू पी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब्ड। उसी तरह से E2 जो है वो हमने पता लगाया था कितना, देखे E2 है ये उसका मैग्नीट्यूड। सो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब्ड। अगर आप यहां हिसाब लगाएं तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से ये p कैंसिल होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में r क्यूब्ड है दोनों में, तो ये दोनों भी कैंसल्ड हो जाएंगे। सो क्या बचा हुआ रहा, बचा हुआ रहा ये 2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। तो इसी को हम कह सकते हैं कि ये है 2 इंटू कोटेंजेंट ऑफ थीटा, या फिर आप इसे ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा। सो इसे हम एक बार फ्रेश लिख लेते हैं कि टेंजेंट ऑफ अल्फा, यहां पर अल्फा क्या है, यहां पर अल्फा वो एंगल है जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कहें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल किसी भी एक पॉइंट में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के साथ बना रहा है एंगल, वो है अल्फा। सो ये जो E2 के साथ बना रहा है, E2 के साथ वो वाला एंगल, वैसे आप ये एंगल भी पता कर सकते हैं उसी लॉजिक से। वर्ड्स में अगर कहें तो हम कहेंगे कि जो लाइन सेगमेंट उस सेंटर से इस पॉइंट को मिलाता है, जिस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं, उस लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया जाए, उस परपेंडिकुलर के साथ ये जो एंगल बना रहा है अल्फा, उसे हम पता कर रहे हैं। वैसे आप ये एंगल भी पता कर सकते हैं। चलिए इसे अगर हम बीटा मानते हैं तो बीटा के लिए भी हम इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिलहाल अल्फा के लिए हम कहेंगे टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा। उसी तरह से अगर बीटा के लिए आप इक्वेशन बनाते हैं तो ये E1 है, ये E2 है और ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एंगल है बीटा। तो इस केस में अगर हम इस E2 को और ये E1 है, इस E2 को अगर हम शिफ्ट करके यहां पर लाते हैं तो इस राइट ट्राइंगल में देखें हम कह सकते हैं टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय E1। सो उस केस से में हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ बीटा जो कि है E2 डिवाइडेड बाय E1। सो फाइनली हमें मिलेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, इस केस में ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। सो आप एंगल कोई सा भी चूज कर लें। यहां पर अगर आप एंगल बीटा पता कर रहे हैं तो फिर वो एंगल को आप वर्ड में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि वो एंगल है जो लाइन डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट को मिला रहा, जिस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं, उस लाइन के साथ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कितना एंगल बना रहा है। तो इसे हम ऐसे कहते हैं।
तो दोनों ही केसेस के लिए देखें, एक में हमें मिला कि टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा, यहाँ थीटा तो गिवन है, और दूसरे केस में हमें मिला टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं।